अब हम थोड़ा सा 12वीं के ऊपर के गणित पर आते हैं। यह सबसे टफ पार्ट है क्योंकि हमारे विद्यार्थी आमतौर पर गणित को लेकर ऐसा समझते हैं कि केवल जो गुणा भाग जोड़ घटा ये हम करते रहें तो हमारा काम चल जाएगा और वही मैथमेटिक्स है, उसी में वो आनंद लेते हैं। लेकिन जब उनका सामना एक नए प्रकार के गणित से पड़ता है, चाहे रियल एनालिसिस की बात हो चाहे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की बात हो, तो उन्हें थोड़ी सी परेशानी होती है। अब जैसे ग्रुप थ्योरी की बात है, तो ग्रुप थ्योरी में अगर हमने उनके दिमाग में ये बात डाल दी कि ग्रुप थ्योरी जनरलाइजेशन है, जो साधारण रूप से हम इक्वेशंस को सॉल्व करते रहे हैं, साधारण रूप से हम मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स के नाम पर केवल नंबर्स की बात करते रहे हैं, तो नंबर्स को हम मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उसमें दो नंबर्स को मिलाकर, जैसे 2 और 3 हैं तो 2+3 कर लें, 2 × 3 कर लें, 2-3 कर लें, 2/3 कर लें, 2⁻³ कर लें, नए नंबर हमको मिल जाते हैं। तो हम उन्हें बताएं कि नंबर्स ही नहीं बल्कि सेट्स भी मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, वेक्टर्स भी मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, और हमारे पास मैट्रिसेस भी मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं क्योंकि हम मैट्रिसेस को मिलाकर नई मैट्रिक्स बना सकते हैं। कुछ और चीजें भी सामने आ सकती हैं। फिर हमारे पास हम अगर उनको थोड़ा बताएं कि ऑपरेशंस, अब ऑपरेशंस अगर हमारे सामने आए तो आधारण रूप से इसमें हम देखते हैं तो नंबर्स में तो क्या है, नंबर्स में तो जो ऑपरेशंस हैं वो क्या है, प्लस माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई एक्सेट्रा। सेट्स में क्या हो सकते हैं, तो सेट्स में यूनियन हो सकता है, इंटरसेक्शन हो सकता है, माइनस हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा क्योंकि हम दो एलिमेंट्स के बीच में लगने वाले ऑपरेशन की बात कर रहे हैं। वेक्टर्स की बात कर सकते हैं, उसमें क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स की बात हम कर सकते हैं, वेक्टर्स के एडिशन की बात हम कर सकते हैं। मैट्रिसेस हैं तो मैट्रिसेस के मल्टीप्लाई की बात आ सकती है, प्लस की बात आ सकती है, माइनस की बात आ सकती है। अब हम उन्हें थोड़ा सा अगर ये बता दें कि हमें क्यों आवश्यकता पड़ती है ग्रुप थ्योरी की, तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा उदाहरण होगा कि हम उन्हें ये बताएं कि हमारे पास ए और बी दो चीजें हैं जो कि इनमें से कोई ए और बी है, और एक हमारे पास कोई भी ऑपरेशन है, इनमें से है कोई भी ऑपरेशन स्टार, और हम उन्हें ये बताएं कि एक्स एक अननोन क्वांटिटी है, एक्स एक अननोन क्वांटिटी इन्हीं में से है, ये अननोन है हमारा। तो हम उन्हें ये बताएं कि आपको इसे सॉल्व करना है, ए स्टार एक्स इक्वल टू बी, तो उसको ध्यान में आएगा कि आपको उन्हीं चारों चीजों की जरूरत पड़ेगी जो ग्रुप के हमारे एक्सियम्स हैं। तो उसको ध्यान में आएगा कि ग्रुप अगर कोई बन जाता है तो हम उसमें हमेशा इस प्रकार की इक्वेशंस को सॉल्व कर पाते हैं, और इक्वेशन को तभी सॉल्व कर पाएंगे जब एक्सियम्स हो। आमतौर पर हम ग्रुप को इस प्रकार से शुरू नहीं करते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर हम उन्हें मोटिवेट करेंगे, देखो इस प्रकार के काम आपके होंगे, आपके सामने कोई वेक्टर दिया होगा, मान लीजिए एक वेक्टर ए दिया है और आपके पास में क्रॉस प्रोडक्ट है और एक अननोन वेक्टर एक्स है और एक नॉन वेक्टर बी है, तो एक्स निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा, उसको डिपेंडेंस इस बात पर है कि आपका पास जो वेक्टर्स हैं वो इस क्रॉस प्रोडक्ट के साथ में ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं कि नहीं। तो मैं थोड़ा सा ये बताना चाहता था। मुझे लगता है कि जब बीएससी में हम पहुंचते हैं तो हमारा जो है संबंध इन्फिनिटी से आता है। हालांकि इन्फिनिटी से हमारा संबंध छोटी कक्षाओं में भी आ जाता है, लेकिन यहाँ पर बड़ी तेजी से आता है। तो थोड़ा तो हम विद्यार्थियों के सामने ये बात रखें कि इन्फिनिटी का बिहेवियर थोड़ा अलग प्रकार का है। जो बातें हम छोटी कक्षाओं में फाइनाइट केस में सोचते आए हैं वो इनफाइनाइट केस में अजीब सी हो जाती हैं। जैसे फाइनाइट केस में हम ये सोचकर आते हैं कि आपके पास अगर दो रैशनल नंबर हैं, परिमेय संख्याएं हैं, तो उनका एडिशन हमेशा रैशनल नंबर होगा। लेकिन आप उन्हें ये बताएं कि इनफाइनाइट के केस में अगर इनफाइनाइट रैशनल नंबर दिए हैं तो जरूरी नहीं है कि उनका सम रैशनल ही बने। जैसे आप ये देखें कि हमारे पास ये इनफाइनाइट रैशनल नंबर हैं और इनका सम एक रैशनल नंबर बन गया। लेकिन यहीं पर अगर हम 1 - 1/3 + 1/5 - 1/9 + 1/11 - 1/13 ये लें तो ये सारे रैशनल नंबर हैं और इनका जो सम और डिफरेंस हमारे पास आ रहा है वो π/4 आ रहा है, जो कि इरेशनल है। ये नंबर हमारा Q को बिलोंग करता है, लेकिन ये नंबर हमारा R - Q को बिलोंग करता है। तो थोड़ा सा हमको ध्यान में आएगा कि इन्फिनिटी थोड़ा अलग प्रकार से काम करती है, थोड़ा उसकी अनुभूति हम उनको दें। हम उनको बताएं कि जो फाइनाइट केस में हम सोचते हैं सेट्स के मामले में, जैसे हम सोचते हैं कि ये जो सेट है 1 2 3 ये छोटा है एक तरीके से
1 2 3 4 से, तो बच्चे को बात समझ में आती है कि हाँ ये उससे छोटा है। लेकिन अगर मैं इसकी जगह पर अल्फा बीटा गामा डेल्टा थीटा रख दूं तो भी एक प्रकार से उसको ये समझ में आ जाएगा कि ये सेट भी इससे छोटा है और ये सेट भी इससे छोटा है, इन द सेंस कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम है। लेकिन बात यह है कि जब हमारे दो सेट्स हों और दोनों में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों और वो एलिमेंट जरूरी नहीं कि जिस प्रकार के ये हैं उसी प्रकार के ये हों, तो कैसे हम ये तय करें कि कौन छोटा है कौन बड़ा है? तो फाइनाइट के केस में ही हम एक ऐसा तरीका ढूंढ सकते हैं जो यहां भी काम करेगा और वहां भी काम करेगा। जैसे अगर हम इनके बीच में एक 1 1 ऑन 2 फंक्शन लें, तो जैसे 1 1 1 1, तो 1 1 फंक्शन है, ऑन 2 नहीं है, लेकिन 1 1 फंक्शन जरूर है, यहां बच गया। इसका मतलब यह है कि यहां पर यह सेट बड़ा है। तो इनफाइनाइट सेट्स में भी अगर हम कोई ऐसा फंक्शन ढूंढते हैं एक सेट से दूसरे सेट में जो 1 1 है, और यदि वो ऑन 2 भी हो जाता है, तो हम कहेंगे एक तरीके से कि दोनों सेट्स में बराबर संख्या में एलिमेंट्स हैं, यानी दोनों की कार्डिनलिटी सेम है। और यदि किसी एक सेट में बच जाते हैं बाद वाले सेट में, तो हम कहेंगे कि फंक्शन इनटू है, यानी कि बाद वाला सेट बड़ा है। तो अब जैसे मान लीजिए कि हम साधारण रूप से विद्यार्थियों से बात करते हैं, तो वो ये सोचकर जो पुरानी उनकी फाइनाइट को देखने का तरीका है कि ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर से पॉजिटिव इंटीजर है, और जब वो बात करते हैं इसकी तो 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 डॉट डॉट डॉट, तो वो ये देखते हैं कि भाई ये तो जो है इसके डबल से भी ज्यादा एलिमेंट इसमें है, डबल से भी एक ज्यादा है। तो उनको इसका मतलब ये है कि सेट्स की कार्डिनलिटी की ठीक परिभाषा नहीं मालूम है, तो आप उन्हें थोड़ा बताएं। आप उन्हें कहें कि देखो, अगर मैं इनके बीच में एक 1 1 ऑन 2 फंक्शन बनाने में सफल हो गया, तो मैं ये कहूंगा कि मेरा फंक्शन 1 1 ऑन 2 मिल जाता है। अगर यहां से यहां पर ये मेरे पास n है और ये मेरे पास z है, तो मैं कहूंगा कि ये दोनों की कार्डिनलिटी सेम है। और अगर नहीं मिलता है, ये प्रूव हो जाता है कि नहीं मिल सकता, और हमेशा ये इनटू फंक्शन आता है यहां से यहां पर, तो इसका मतलब इस सेट की कार्डिनलिटी इससे बड़ी होगी। अभी हम इस काम को करेंगे थोड़ा सा, लेकिन आप इस बात को समझिए कि इससे कितना बड़ा काम हुआ। इससे इतना बड़ा काम हुआ कि लोगों के दिमाग में जो ये छोटा सा एक मिसकंसेप्शन है कि कोई नंबर दूसरे के बहुत निकट है, इस बात का कोई मतलब नहीं है। ये बात यहां से निकल कर आएगी। जैसे आप देखिए थोड़ा सा कि यहां पर 1 को मैं, यानी जो नंबर मेरे इवन है उनको मैं हाफ पे ले जा रहा हूं, 2 6 3, तो ऐसे करके सारे मेरे पास पॉजिटिव इंटीजर आ जाएंगे। बाकी जो नंबर हैं उनमें से मैं एक सब्ट्रैक्ट करके आधा कर दे रहा हूं, तो एक सब्ट्रैक्ट करके आधा करके नेगेटिव कर दिया, एक सब्ट्रैक्ट किया 4 आ गया, आधा करा 2 हो गया, माइनस कर दिया। 7 है, एक सब्ट्रैक्ट किया 6 आया, आधा करा 3 आया और उसका नेगेटिव लगा दिया माइनस। आप यहां देख सकते हैं कि ये एक 1 1 ऑन 2 फंक्शन है। इसका मतलब ये है कि कार्डिनलिटी दोनों सेट्स की सेम है। ये बात हम विद्यार्थियों के दिमाग में लाने का प्रयास करें। अगर हम इसे लाने का प्रयास करते हैं तो उनको ये समझ में आएगा कि अगर यहाँ एक रियल नंबर 2 है, तो आप अगर यहां पर हैं, जितने रियल नंबर यहां है 2 से 5 तक, यानी कि, और जितने नंबर 2.3 तक हैं, 2 से 2.3 तक, दोनों की कार्डिनलिटी सेम है। यानी मैं क्या कह रहा हूं, कार्डिनलिटी ऑफ 2, 2.3 इज सेम एज कार्डिनलिटी ऑफ 2, 5। इसलिए कोई नंबर किसी के बहुत नजदीक है इसका कोई मतलब ही नहीं निकलेगा, क्योंकि आप एक 1 1 ऑन 2 फंक्शन यहां से यहां दिखा सकते हैं। तो ये बात थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिए। मैं समझता हूं कि कई बार हम विद्यार्थियों के सामने गणित को बहुत एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में रखते हैं, तो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म को भी कैसे हम थोड़ा सा कॉमन तरीके से उनके सामने लाएं, इसका प्रयास हमें करना चाहिए। तो जैसे मैं एक बात ये सोचता हूं कि तो फंक्शंस के ग्राफ पर जोर हो, कर्व्स के ग्राफ पर जोर हो, उससे उनको थोड़ा सा जो उनकी एब्स्ट्रैक्ट चीज है उसको एक विजुलाइज करने वाली होने वाली चीज के साथ को देखकर उनको थोड़ा अच्छा लगता है। लेकिन फिर साथ में थोड़ा सा हमें ये भी प्रयास करना है कि सिलेबस है हमारे सामने और उनको चीजों को समझना चाहिए, जानना चाहिए। तो शायद हम उनको बताना चाहेंगे कुछ बड़े स्पेशल फंक्शंस के बारे में। जैसे मैं 2 फंक्शन आपके सामने रख रहा हूँ, और वो 2 फंक्शन में रख रहा हूँ 0 1 से लेकर और r। तो जैसे एक फंक्शन में रख रहा हूँ f2 और एक रख रहा हूँ f1। तो जैसे f1 मैंने रखा और f1 मैंने इस प्रकार से रखा कि 0 में लूंगा यदि मेरा इर्रेशनल नंबर होगा, यानी 0 से 1 का वो एलिमेंट जो कि इर्रेशनल है। अब मेरे पास मान लीजिए कि x बिलोंग्स टू q है, यानी 0 से 1 का बीच का वो एलिमेंट जो q है।
तो ये नंबर कैसा होगा, ये p बाई क्यू की फॉर्म का होगा। और हम ये मान लेते हैं कि रिड्यूस्ड फॉर्म है, जैसे 4/6 लिखा है तो हम उसे 2/3 कहें, तो उसमें हम इसे अगर क्यू कह दें तो बेशक कोई विद्यार्थी इस फंक्शन का ग्राफ ना खींच पाए, हम भी नहीं खींच पाएंगे, लेकिन उसको ये फील आएगा कि ये कुछ स्पेशल सा फंक्शन है। और ये स्पेशल फंक्शन की कुछ बातें हम पूछें, इसका डोमेन क्या है, इसका रेंज क्या है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, ये बाउंडेड है कि अनबाउंडेड है, तो वगैरह वगैरह तरह तरह की बातें पूछें। ऐसे एक और फंक्शन लिया जा सकता है, बड़ा पॉपुलर फंक्शन है, वो नाम सुना होगा आपने। तो इसमें भी यहाँ पर हम 0 कर देते हैं और यहाँ पर हम जो है इसको थोड़ा ये कर देते हैं। तो अगर हम ये कर दें तो हमारे सामने ये बात आएगी निकलकर कि यहाँ पर हम इसको 1/q कह दे रहे हैं, बाकी बातें इसी की। तो आप देखेंगे कि ये फंक्शन इर्रेशनल पर कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस एट इर्रेशनल, डिसकंटिन्यूअस एट रेशनल। ये जब आप उसे प्रूव करके दिखाएंगे तो उसे एप्सिलॉन डेल्टा का थोड़ा फील आएगा, वो आप उसे अवश्य दें। हम कुछ कंसेप्ट 9वीं 10वीं में पढ़ते हैं, जैसे ट्राइंगल्स की सिमिलैरिटी और ट्राइंगल्स का कॉन्ग्रुएंस। हम फंक्शंस के जरिए उनको बताएं कि सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंस की बात कैसे होती है, तो उससे उन्हें फंक्शंस का थोड़ा यूज समझ में आएगा कि अगर हमारे पास दो पैराबोलाज हैं, एक है y² = 4x और एक y² = 7x, तो हम उन्हें दिखा सकते हैं कि इन दोनों फंक्शंस के, इन दोनों ग्राफ्स के पॉइंट्स के बीच में एक 1:1 मैप है जो कि डिस्टेंस को किसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देता है एक जगह से दूसरी जगह पर, तो दोनों के दोनों फिगर सिमिलर हैं। कॉन्ग्रुएंस का जो बात है, ऑब्जेक्ट्स की कॉन्ग्रुएंस की बात है, वो भी फंक्शन के जरिए उनको बताने का प्रयास करें। हम उन्हें मीट्रिक स्पेस पढ़ाते हैं, तो मीट्रिक स्पेस को पढ़ाते समय सीधे शुरू ना करें, हम ये ना करें या विद्यार्थी भी ये ना करे कि वह केवल सीधे सीधे उनकी जो 4 बातें हैं उनको पढ़ ले और याद कर ले। वो थोड़ा इस बात को समझे कि यहाँ पर हम डिस्टेंस के कंसेप्ट को जनरलाइज कर रहे हैं। हमें आवश्यकता पड़ती है लिमिट के कंसेप्ट में, जब एप्सिलॉन डेल्टा की डेफिनेशन आती है तो उसमें डिस्टेंस की जरूरत पड़ती है। मॉड a - b का मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन a एंड b, लेकिन यहाँ पर हमारे पास पॉइंट्स जरूरी नहीं है कि रियल लाइन के ही हों, वो प्लेन के, स्पेस के हो सकते हैं, उनकी जगह पर कुछ फंक्शंस वगैरह आ सकते हैं, और डिस्टेंस तरह तरह के डिफाइन किए जा सकते हैं। दो फंक्शंस के बीच में डिस्टेंस डिफाइन किया जा सकता है, दो प्लेन के पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस डिफाइन किया जा सकता है। लेकिन कोई भी चीज़ हमने डिफाइन कर दी, वो एक डिस्टेंस है कि नहीं, तो थोड़ा फील दें कि ज़रूरी बातें क्या हों। तो कम से कम ये तो हम जरूर चाहेंगे कि पॉइंट्स अगर सेम है तो डिस्टेंस 0 हो, और डिस्टेंस अगर 0 हो तो पॉइंट सेम हो। ये तो हम चाहेंगे कि अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का डिस्टेंस लेते हैं और बीच में किसी और पॉइंट को लिया है तो डिस्टेंस बढ़ जाएगा या फिर वो उतना ही रहेगा, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी जिसको हम कहते हैं। तो ये थोड़ा सा हम उन्हें आइडिया दें। हम उन्हें सेट्स के बारे में बताएं जो रियल नंबर के सबसेट हैं, या r² के सबसेट हैं, या r³ के सबसेट हैं, या r⁴n के सबसेट्स हैं, कि अगर कोई इंटरवल होता है r का सबसेट है 2 से 3 तक, चाहे क्लोज्ड है, चाहे ओपन है, चाहे हाफ क्लोज्ड हाफ ओपन है, लेकिन हम उसकी एक लेंथ निकाल सकते हैं। तो क्या किसी भी सेट के बारे में हम ये कह सकते हैं कि हम उसकी लेंथ के बारे में कुछ बात कह सकते हैं, कुछ जनरलाइजेशन कर सकते हैं उसका हम? तो मेजर थ्योरी का थोड़ा उनको आइडिया आएगा। तो हम उनको थोड़ा सा ये बताने का प्रयास करें कि किस प्रकार से चीज़ें जनरलाइज की जाती हैं। कॉन्ग्रुएंस का जनरलाइजेशन सिमिलैरिटी है, और सिमिलैरिटी का जनरलाइजेशन टोपोलॉजी है। ये थोड़ा सा उनके दिमाग में हम भरें तो मैं समझता हूँ कि लोगों को थोड़ा सा आनंद आएगा और वो वास्तविक जगत से थोड़ा सा जुड़कर बातों को समझेंगे। हालांकि एडवांस मैथ्स में ये बहुत संभव नहीं है कि हर एक चीज़ को जो वास्तविक जगत है उससे जोड़ा जाए, लेकिन एब्स्ट्रैक्टनेस का जो आनंद है वो विद्यार्थियों को, खासतौर से BSc MSc के विद्यार्थियों को तब आता है जब उसे थोड़ा थोड़ा विकसित किया जाए, धीमे धीमे विकसित किया जाए। तो मैं समझता हूँ कि इतना विषय रखना पर्याप्त है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।